सो डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। हम आप लोगों के लिए लाए हैं इंतहाई इम्पॉर्टेंट टॉपिक दैट इज़ स्टाइकोमेट्री। जिस तरह आप लोग जानते हैं कि हम सीरीज़ वाइज एक तरतीब से स्टाइकोमेट्री की वीडियोस अपलोड कर रहे हैं और ये इंतहाई बेनिफिशियल है, इम्पोर्टेंट है उन तमाम बहन भाइयों के लिए जो ये जानना चाहते हैं या फिर उनकी ये ख्वाहिश है कि वो किसी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में हिस्सा ले, जस्ट लाइक जो पाकिस्तान में है वो है MD-CAT। अक्सर हमारे जो बहन भाई हैं उनकी जो कंपटीशन होती है, उनकी जो कम्पिटिटिव एग्ज़ाम होती हैं वो या तो मेडिकल फील्ड में होती हैं या फिर इंजीनियरिंग फील्ड में होती हैं। इन तमाम बहन भाइयों के लिए हमने एक सीरीज़ स्टार्ट की है एक यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है क्रीमी टच RF। वो तमाम भाई जो इस चैनल पे न्यू हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल पे क्लिक कर लें। और साथ साथ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, अपनी राय दें कमेंट बॉक्स में। और साथ साथ जो हमारी पिछली वीडियोस हैं 4-5 वीडियोस हम ऑलरेडी स्टाइकोमेट्री की अपलोड कर चुके हैं, उनकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम कॉपी करते हैं, हम देते हैं, उन पे क्लिक कर ले ज़रूर, ताकि जो स्टाइकोमेट्री है उनकी तमाम बेसिक्स, तमाम बुनियादी, तमाम सब कुछ आपके जहन में आके आप किसी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में कामयाबी अच्छी तरीके से हासिल कर सकें। उम्मीद है कि आप हमारी प्रमोशन के लिए सब कुछ करेंगे और हम आपकी प्रमोशन, आपकी तरक्की के लिए वो सब कुछ करेंगे जो आपके लिए क्या हो, मुश्किल हो। चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। चलते हैं फर्स्ट MCQs की तरफ कि हमारी फर्स्ट MCQs, फर्स्ट ऑब्जेक्टिव टाइप क्या है। कहते हैं स्टाइकोमेट्री इज डे स्टडी, और इस तरह वो दे सकते हैं पेपर में, आपकी जो कम्पिटिटिव एग्ज़ाम होती हैं उसमें कुछ इस तरह का MCQs हो सकती हैं। स्टाइकोमेट्री इज डे टाइप स्टडी। ये जो स्टाइकोमेट्री है ये किस तरह की स्टडी है, देखिए हम इसकी लेक्चर नंबर 5 है वो उनकी थ्योरी है। ये जो स्टाइकोमेट्री है उनकी थ्योरी है और थ्योरी में जो MCQs हैं वो ये हैं। तो स्टाइकोमेट्री की जो इंट्रोडक्शन थी उसमें हम सब कुछ डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन अब उसके MCQs हैं रिपीटेशन के लिए कि स्टाइकोमेट्री किस तरह की स्टडी है, स्टाइकोमेट्री किस तरह की स्टडी है। हम जानते हैं कि स्टाइकोमेट्री में केमिकल रिएक्शन होते हैं, वहाँ पर ये रिएक्शंस किसी इंजीनियर को फ़ायदा देते हैं कि मैंने ये चीज़ कितनी लेनी है और ये चीज़ कितनी लेनी है और कितने मोल्स लेके उनका रिएक्शन वो करवाएगा। क्लियर है। अब इसका मतलब यही है जब कितने का लफ्ज़ आता है, कितने का लफ्ज़, हाउ मच और हाउ मेनी का लफ्ज़ जब आता है तो हमारे जहन में यही बात आती है कि ये तो किसी क्वांटिटी की बात होती है, क्वांटिटी की बात होती है। अच्छा, हमें पता चला कि स्टाइकोमेट्री इज व्हाट टाइप ऑफ स्टडी, क्वांटिटेटिव स्टडी, क्योंकि यहाँ पर क्वांटिटी की बात होती है। लेकिन 3 ऑप्शन और भी हैं वो भी स्टडी करते हैं, दैट इज थर्मोडाइनामिक नहीं, हम स्टाइकोमेट्री में थर्मोडाइनामिक की बात नहीं कर रहे हैं कि यार ये रिएक्शन एक्सोथर्मिक है या फिर ये रिएक्शन एंडोथर्मिक है या फिर ये रिएक्शन स्लो है या फिर ये रिएक्शन फास्ट है या ये रिएक्शन होता है या फिर नहीं होता, यही बात नहीं होती। हमारा मकसद स्टाइकोमेट्री में सिंपल यही होता है कि अगर ये 2 चीज़ें आपस में मिल जाए तो कितना प्रोडक्ट बनेगा, यही हमारा मकसद होता है। ये जो स्टाइकोमेट्री है ये थर्मोडाइनामिक स्टडी है, ना कि इसमें हम हीट की बात नहीं कर रहे, इसमें हम एक्सोथर्मिक, एंडोथर्मिक वगैरह की बातें नहीं कर रहे। अच्छा, इसमें हम काइनेटिक की बातें नहीं कर रहे। काइनेटिक का मतलब ये है कि ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन, रेट ऑफ द रिएक्शन, स्पीड ऑफ रिएक्शन, इसकी बातें हम स्टाइकोमेट्री में नहीं कर रहे। अच्छा, ये तो क्लियर हो रही है। देखें ये साथ साथ वो समटाइम इस तरह भी दे सकते हैं कि यहाँ पर वो काइनेटिक की जगह क्या स्पीड दे सकते हैं, रेट दे सकते हैं, ऑर्डर दे सकते हैं, लेकिन आपकी जहन फिक्स होनी चाहिए कि स्टाइकोमेट्री सिंपल क्वांटिटेटिव स्टडी है, ना तो ये एक्सोथर्मिक रिएक्शंस, एंथैल्पी, एंट्रोपी, गिब्स फ्री एनर्जी। देखें यहाँ पर डेल्टा G की बात नहीं हो रही, डेल्टा H की बात नहीं हो रही, डेल्टा S की बात नहीं हो रही। क्लियर है। अच्छा,
काइनेटिक का मतलब ये है कि यहाँ पर कोई रेट की बात, काइनेटिक की बात मतलब नहीं हो रही, यहाँ पर किसी ऑर्डर की बात नहीं हो रही, यहाँ पर मॉलिक्यूलरिटी की बात नहीं हो रही। क्लियर है? अच्छा, आगे आते हैं। क्वालिटेटिव स्टोइकियोमेट्री में हम ये जानना नहीं चाहते कि फ़लाँ और फ़लाँ। क्लियर है? हमें उसकी मतलब ये है कि ये ज़रूरी नहीं है कि हम किसी चीज़ की शनाख्त कर लें उस तरह। वैसे तो ज़रूरी होता है कि एक इंजीनियर को पता होता है कि यार यहाँ पर मैं ये कितना लूँगा और ये कितना लूँगा, लेकिन वो तो ये जानता है कि ये फ़लाँ है और ये फ़लाँ है। क्लियर है? लेकिन इंजीनियर की इंटरेस्ट किस चीज़ में होती है? इंजीनियर की इंटरेस्ट इस बात में होती है कि मैं ये जो रिएक्शन होता है उसमें इस चीज़ को कितना लूँगा और इसको कितना लूँगा। What will be the amount of this substance and what will be the amount of this substance for a proper chemical reaction। क्लियर है? सो उम्मीद है कि आप लोगों के जहन में आ चुका होगा कि स्टोइकियोमेट्री इज़ नॉट क्वालिटेटिव स्टडी, काइनेटिक स्टडी, थर्मोडाइनामिक स्टडी, बट इट इज़ क्वांटिटेटिव स्टडी। अच्छा, चलते हैं सेकंड की तरफ। स्टोइकियोमेट्री इज़ फॉर डैश टाइप ऑफ रिएक्शन। ये जो स्टोइकियोमेट्री है ये किस टाइप के रिएक्शन के लिए पढ़ी जाती हैं, बताई जाती हैं, एक्सप्लेन की जाती हैं। अच्छा, सो स्टोइकियोमेट्री ऑप्शन क्या है? रिवर्सिबल रिएक्शन, इरिवर्सिबल रिएक्शन, बोथ, नन ऑफ दिस। सो आप लोग जानते हैं कि जो स्टोइकियोमेट्री होती है वहाँ पर हम कहते हैं बार बार कि इसमें हमारा मकसद यही होता है कि इसकी कितनी मिकदार होगी और इसकी कितनी मिकदार होगी कि आपस में रिएक्शन कर लें और प्रोडक्ट दें। अच्छा, सो जब ये रिएक्शन कर ले और प्रोडक्ट दे, लेकिन जब वो प्रोडक्ट दे वो दोबारा रिएक्टेंट में ना आए, प्रोडक्ट ही प्रोडक्ट बने। अच्छा, सो कहने का मतलब ये है कि ये जो स्टोइकियोमेट्री है ये किस टाइप की रिएक्शन के लिए होती है? इरिवर्सिबल के लिए। इरिवर्सिबल का मतलब ये है कि ये दो रिएक्टेंट जब आपस में अमल करें और प्रोडक्ट बनाए तो ये प्रोडक्ट दोबारा रिएक्टेंट में ना आए। इस तरह के रिएक्शन स्टोइकियोमेट्री में पढ़े जाते हैं। रिपीट करना चाहता हूँ, स्टोइकियोमेट्री में इस तरह के रिएक्शंस पढ़े जाते हैं जहाँ पर रिएक्टेंट आपस में अमल करें और कुछ प्रोडक्ट बनाए और ये प्रोडक्ट दोबारा रिएक्टेंट में ना आए। अच्छा, सो इस तरह के जो रिएक्शंस होते हैं उनको हम इरिवर्सिबल रिएक्शन कहते हैं। इस तरह के रिएक्शंस को हम इरिवर्सिबल रिएक्शंस कहते हैं। ये जो रिवर्सिबल रिएक्शन होते हैं, रिवर्सिबल रिएक्शन, इसका मतलब ये है कि इसको हम स्टोइकियोमेट्री में इस्तेमाल नहीं कर सकते क्योंकि ये अपनी कंडीशन होती है और अपनी कंडीशन में सम टाइम वो दोबारा रिएक्टेंट में वापस आते हैं, तो हम उससे कोई यील्ड, कोई कैलकुलेशन नहीं कर सकते। अच्छा, इसके बाद है थर्ड वन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट सेम ऑन द बोथ साइड्स ऑफ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। आप लोग जानते हैं कि हम स्टोइकियोमेट्री में बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, तो वो कहते हैं कि ये जो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन होता है, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, लेट सपोज O2 प्लस H2 2 H2O। क्लियर है? ये एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। अच्छा, यहाँ पर देखें, यहाँ पर हाइड्रोजन के कितने एटम्स हैं? मतलब यहाँ पर कितने एटम्स हैं? 4 एटम्स हाइड्रोजन के। कितने? 4। अच्छा, यहाँ पर हाइड्रोजन कितने हैं? 4। यहाँ पर ऑक्सीजन के कितने एटम हैं? 4। यहाँ पर कितने हैं? यहाँ पर ऑक्सीजन के कितने एटम हैं? 2। और यहाँ पर ऑक्सीजन के कितने एटम हैं? 2। अगर मैं मोल की बात करूं तो यहाँ पर देखें, यहाँ पर 1 मोल ऑक्सीजन है, 2 मोल हाइड्रोजन है। क्लियर है? अच्छा, यहाँ पर आए, यहाँ पर 2 मोल H2O हैं। आसानी के साथ हम इस तरह कह सकते हैं, सिंपली कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए, कि यहाँ पर 2 ऑक्सीजन 4 हाइड्रोजन, 2 ऑक्सीजन और 4 हाइड्रोजन इस तरह कैलकुलेट होते हैं। देखिए, यहाँ पर 1 होता है, 1 मल्टीप्लाई 2 इज इक्वल टू 2, 2 मल्टीप्लाई 2 इज इक्वल टू 4, 2 मल्टीप्लाई 2 इज इक्वल टू 4, 2 मल्टीप्लाई 1 इज इक्वल टू 2। देखिए, यहाँ पर 2 है और यहाँ पर 1, तो यह कितने बनते हैं? 4 5 6
एंड यहाँ पर 4 5 6। सो अगर आप लोग देखें यहाँ पर बोथ साइड, लेफ्ट साइड और राइट साइड पे 6 एटम्स आते हैं। कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए मोल की बात नहीं कर रहा, मोल तो हम बाद में मतलब क्या करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे, क्योंकि ये तो स्टार्टिंग है स्टोइकियोमेट्री की। अच्छा, तो हम कहते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट सेम ऑन द बोथ साइड ऑफ बैलेंस केमिकल इक्वेशन। अब ये एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन है। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि इस साइड पे कितने मॉलिक्यूल है, 3, और इस साइड पे कितने मॉलिक्यूल हैं, 2। इसका मतलब ये है कि बैलेंस केमिकल इक्वेशन में मॉलिक्यूल्स के नंबर का बोथ साइड बराबर होना ज़रूरी नहीं है। दोबारा रिपीट करना चाहता हूँ, एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है तो ये ज़रूरी नहीं है कि इस बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन के बोथ साइड, लेफ्ट साइड और राइट साइड, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स सेम होंगे। क्योंकि ये एग्जाम्पल है, लेफ्ट साइड पे 3 मॉलिक्यूल हैं, 2 + 1 3, यहाँ पर 2 मॉलिक्यूल्स हैं। क्लियर है? अच्छा, तो मतलब ये है कि ये रॉन्ग है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स सेम नहीं होते। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट सेम ऑन द बोथ साइड ऑफ बैलेंस केमिकल इक्वेशन। तो ये एक करेक्ट आंसर है, क्योंकि ये सेम नहीं, देखें ये बोथ साइड सेम नहीं होते। क्लियर है? अच्छा, ये तो क्लियर हुई। क्वेश्चन ये कह रहा है कि कौन सी स्पीशीज बैलेंस केमिकल इक्वेशन के लेफ्ट साइड और राइट साइड बराबर नहीं होती। तो एक तो मॉलिक्यूल है वो बराबर नहीं होती। अच्छा, मोल की हम बात करते हैं। ये एक देखिए, ये एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है। इसके लेफ्ट साइड पे 3 मॉलिक्यूल हैं, 2 + 1 3। यहाँ पर लेफ्ट साइड पे, राइट साइड पे 2 मॉलिक्यूल्स हैं। तो लेफ्ट साइड पे 3 मॉलिक्यूल्स हैं, राइट साइड पे 2 मॉलिक्यूल हैं। इस कहने का मतलब ये है कि बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन के लिए ज़रूरी नहीं है कि उनके लेफ्ट साइड के नंबर ऑफ मोल्स बराबर हो राइट साइड के नंबर ऑफ मोल्स के। सो कहने का मतलब ये है कि ये भी एक ऐसी चीज़ है जो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन के लिए ज़रूरी नहीं है कि उनके दोनों साइड्स बराबर हों। अच्छा, यहाँ पर आए, इसको देखें, ये मास कंजर्व रहता है। मास क्या होता है? मास एक ऐसी चीज़ है जो रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट की बराबर होती है। रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट की बराबर होती हैं। क्लियर है? ये एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन है। इनके लेफ्ट साइड का जो मास है वो बराबर है राइट साइड के मास का। अब मैं एक्सप्लेन करना चाहता हूँ किस तरह। देखिए, फिर इसे हम डिटेल से पढ़ेंगे, लेकिन आप लोगों की कंसेप्ट क्लियर करने के लिए यहाँ पर आए। यहाँ पर 2 लिखा है, देखिए ये 2 है। कितने ऑक्सीजन है? 2। एक ऑक्सीजन का मास कितना होता है? 16 प्लस ये क्या है? 2। ये क्या है? ये भी 2 है। और हाइड्रोजन का मास कितना होता है? 1। सो 2 × 16 32 एंड 2 × 2 = 4। क्लियर है? ग्राम में लिखते हैं। अच्छा, इसका मास ये हुआ, इसका मास ये हुआ। यहाँ तक क्लियर है? अब हम चलते हैं राइट साइड पे। यहाँ पर 2 लिखी है और कितने हाइड्रोजन हैं? 2। एक हाइड्रोजन का मास कितना होता है? 1। कितने ऑक्सीजन है? 1। और एक ऑक्सीजन का मास कितना होता है? 16। समझ आ रही है? समझ आ रही है? यहाँ पर 2 लिखी, 2 हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन का मास 1 होता है, जमा एक ऑक्सीजन है और एक ऑक्सीजन का मास इतना होता है। नेक्स्ट, इससे हमारा जवाब 36 आ जाएगा और इससे जवाब 36 आ जाएगा। कहने का मतलब ये है कि ये जो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन होता है, उनके लेफ्ट साइड और उनके राइट साइड जो सब्सटेंस होते हैं उनका मास क्या होता है? सेम होता है। जहन में
ये बात बिठानी चाहिए। अच्छा, ये क्या होता है? ये सेम होता है। बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन के बोथ साइड का मास जो होता है, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन के बोथ साइड का मास सेम होता है। अच्छा, इसके बाद हम एटम्स की बात करते हैं। यहाँ पर आए, कितने एटम्स हैं? 4, 5, 6। लेफ्ट साइड पे 6 हैं। इधर आए, 1, 2, 3 एंड 3 × 2 = 6। सो याद रखें कि इन बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन number of moles on the both side is not necessary to be same. Next, in balanced chemical equation, the number of molecules on both side is not necessary to be same. In balanced chemical equation, the mass of the both side of the substance should be same. And fourth one, in balanced chemical equation, the atoms on the both side should be same. Clear? Next. अच्छा, in stoichiometry we use, ये जो stoichiometry होती है इसमें हम किस टाइप की इक्वेशन इस्तेमाल करते हैं? सो बार बार डिस्कस की कि stoichiometry में हम बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन डिस्कस करते हैं, क्योंकि बैलेंस्ड हमें ये बात बताती है कि आपके पास इसके कितने मोल होंगे और इसके कितने मोल होंगे। क्लियर है? सो इन स्टोइकोमेट्री वी यूज बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। सो इन स्टोइकोमेट्री वी यूज बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन का बैलेंस होना इंतहाई ही ज़रूरी है। अगर इक्वेशन बैलेंस ना हो तो कोई भी फैक्ट्री मुनाफे में नहीं चल सकती, कोई भी कैलकुलेशन सही नहीं हो सकता। क्लियर है? अच्छा, इसके बाद बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन एक्सप्लेन्स। बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन जो होता है ये किस चीज़ की एक्सप्लेनेशन करती है? बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन किस चीज़ की एक्सप्लेनेशन करती है? अच्छा, अब एक्सप्लेनेशन का मतलब यही है कि एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन के बोथ साइड जो स्पीशीज होते हैं, जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, जो कंपाउंड्स होते हैं, जो फार्मूला यूनिट होते हैं, उनके मुतालिक हमें वो क्या पैगाम देती हैं। सो अभी हमने डिस्कस की कि ये जो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन होता है उसके बोथ साइड पे नंबर ऑफ एटम्स सेम होने चाहिए, एटम सेम होनी चाहिए, मास सेम होना चाहिए, लेकिन मॉलिक्यूल जो होते हैं उनका सेम होना ज़रूरी नहीं है, मोल्स के सेम होना ज़रूरी नहीं है। यही वो बात है। देखें, कंजर्वेशन ऑफ मास, बिल्कुल इसके मुतालिक हमें एक्सप्लेनेशन देती हैं बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। कंजर्वेशन ऑफ मास, कंजर्वेशन ऑफ मास का मतलब यही है कि सेम होना, मास का बोथ साइड सेम होना। इसके बाद कंजर्वेशन ऑफ एटम्स, बिल्कुल ये जो बैलेंस केमिकल इक्वेशन होता है इनके बोथ साइड एटम्स सेम होनी चाहिए। नहीं, इसके मुतालिक वो हमें नहीं कहती कि ये सेम होंगे। हमने कहा कि मॉलिक्यूल्स बोथ साइड, एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन के बोथ साइड लेफ्ट और राइट साइड पे मॉलिक्यूल्स का सेम होना ज़रूरी नहीं है। एंड नन ऑफ दिस। सो ये जो बैलेंस केमिकल इक्वेशन है ये हमें कंजर्वेशन ऑफ मास एंड कंजर्वेशन ऑफ एटम्स के मुतालिक इंफॉर्मेशन देती हैं। सो उम्मीद है कि आपको इस लेक्चर की समझ आ गई है। आप लोगों से ये रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें ताकि हमें प्रमोशन मिले और हमें इसकी हिम्मत आ जाए, हम ये हिम्मत पैदा हो जाए कि आप लोगों के लिए इतनी बेनिफिशियल और वीडियोस लाए। सो डियर स्टूडेंट्स, मिलते हैं एक नेक्स्ट बेनिफिशियल वीडियो के साथ। इजाज़त दीजिए। अल्लाह पामान।